से कितनी अर्निंग हर पर महीने कर रहे हो? मेरा जो है एग्जैक्ट अर्निंग कितना होता है कितनी शादी की? इन कंट्रियों में इंडियन के लड़कों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। जैसे एक लड़की थी, मैं एक गांव के अंदर में गया था, वो बडुई ट्राइब्स की एक लड़की थी, तो मैंने उसको प्रपोज किया था। तो एक्चुअली मैं उसको पुलिस चाइना में पकड़ के भी लेके गई थी। हाँ, पुलिस मतलब पकड़ के ले गई थी, अपने साथ पासपोर्ट लेके जाता, शायद वो एंट्री डिनाई कर देते। वो उन्होंने मुझसे अपना लोकल आईना में कहते हैं ना कि चाइना की जनसंख्या से ज्यादा वहाँ पे कैमरे खोले, दरवाजा खोले और सीधा एंटर हो गए और बोलने लगे कि मुझे मनी मनी पैसा पैसा दो, क्योंकि उनको ढकेल के मैं रोड के साइड में भागने की कोशिश की। में कहा जाता, मैंने देखा भी है कि इंसान को छोड़ के एवरीथिंग खा जाता है, पैसा और मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको जिसमें आप रुक तो जाते, पर आपके रिलीजन जो है हिंदू है। हाँ हाँ, तो आप जो है हिंदू हो तो आपको मस्जिद में मैं सोने के लिए जगह नहीं दूंगा। और तो या मैं मुझे 10 मिनट में लगा कि मेरे हाथ के पूरे मतलब खून जमने लगे हैं। तो मैं फिर उसी टाइम में तुरंत गया, जो है मेरे साथ नमाज पढ़िए। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो वो हमारे बीच में शख्सियत है, उन्होंने आधी दुनिया फ्री में ट्रेवल कर लिया और घूम ली। तो उनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि भाई आपने कैसे घूमी, क्या है पूरा, उनसे इंट्रोगेट करने वाले हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। तो हमें सुमित भाई से हमें बहुत पूछते हैं, आपकी कुछ बताइए अपने ऑडियंस को कि आपका क्या है। मेरा नाम सुमित है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अभी जो है पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर रहा हूँ। मैं 16 कंट्री अभी तक घूम चुका हूँ। और ये ट्रेवल में मतलब नॉर्मल टूरिस्ट के तरीके नहीं कर रहा हूँ, जैसे लोग होटल लेकर और बस ट्रेन फ्लाइट लेकर घूमते हैं। ये मैं ट्रेवल बाय रोड कर रहा हूँ, हिचेकिंग कैंपिंग करके करता हूँ, बिल्कुल लो बजट में। मेरा जो खाने का सिर्फ खर्चा आता है, बाकी सारी चीज़ें लगभग लगभग मेरी फ्री होती है, क्योंकि मैं लिफ्ट लेकर चलता हूँ, हिचेकिंग करता हूँ। किसी भी देश में जाता हूँ, सारी जगह मैं हिचेकिंग करके एक सिटी से दूसरे सिटी जाता हूँ। और रात में सोने के लिए मेरे पास कैंप है, मेरा बैकपैक है। वो किधर किधर भी मैं जाके, उधर में टेम्पल हो गया, पार्क हो गया, जहाँ पे मुझे सेफ जगह लगता है उधर में मैं जाके कैंपिंग करके सोता हूँ। हाँ जी, तो आप पहले क्वेश्चन आपने जो बता दिया, ठीक है, उसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपना कैंपिंग के लिए खर्चा कहाँ से, पहले जो कैंपिंग आपने स्टार्टिंग किया, आपने स्टार्टिंग कैसे, जर्नी स्टार्टिंग कैसे किया आपने? हाँ, तो ये मैं पहले तो 2 साल इंडिया में बहुत घूमा, और मेरा मतलब घूमने का सपना बचपन से था। तो पहले तो मैंने जॉब किया, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी छोटा भी आप ट्रेवल स्टार्ट करोगे तो आपको अपना सेटअप बनाना पड़ता है। बैकपैक हो गया, कैंप हो गया, मतलब कैमरा हो गया, जो भी होगा ये सारी चीज़ें। तो मैं 2015 से जॉब कर रहा हूँ, और मैं ये जर्नी जो है इंटरनेशनल स्टार्ट किया हूँ 2021 से। 3 साल पहले मैंने इंडिया में बहुत सारे ट्रेवल किए हैं। तो ये मैं जो भी है, मैं अपना कैंप हो गया, बैग हो गया, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि मैं सारा अपना सेटअप कैसे बनाया। हाँ जी, वो हाँ, तो पॉइंट पे भी बात करेंगे। हाँ, तो ये मैं खुद से सब कुछ है जो है जॉब करके पैसे इकट्ठा करके फिर मैंने बाई बाई धीरे धीरे मेरे सारे सामान लिए, उसके बाद मैं ट्रेवल के लिए निकला। तो आपकी पहले इंडिया से विदेश आने की पहली जर्नी क्या, कहाँ से और कब की थी और कैसे की थी आपने? पहली जर्नी मेरी वैसे तो अगर विदेश का बोले तो नेपाल था। नेपाल भूटान, वैसे नेपाल लोग मानते नहीं कि लगता है लोगों को बस ये इंडिया का पार्ट है, पर मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री नेपाल थी। पर अगर मैं सही तरीके बोलूँ तो अगर जैसे जो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये कंट्री है जो कि लगता है कि आउट ऑफ इंडिया गए हैं, तो ये मेरे थाईलैंड से स्टार्टिंग, जो मैंने स्टार्ट किया था थाईलैंड टू रसिया का टूर, जो कि मैं पूरा बाई रोड गया था बहुत सारी कंट्री से। हाँ जी, तो आपको ये कैंपिंग के बारे में विचार कब आया कि हम कैंपिंग करके जा सकते हैं, कहीं दुनिया फ्री घूम सकते हैं, वो विचार आपके मन में कब आया? हाँ, मैं ये मतलब कि पहले मैं कुछ ट्रेवलर को देखता था जो कि विदेश के ट्रेवलर हैं, वो विदेशों में कैंपिंग करके ऐसे सोने के लिए और हिचेकिंग करके घूमते थे। तो मैंने सोचा पहले तो मैं इंडिया बहुत सारा घूमा हुआ हूँ, इंडिया में पूरा हिचेकिंग किया हुआ, कैंपिंग किया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा जब ये मैं इंडिया में कर सकता हूँ तो इंडिया के बाहर क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फिर ये इंडिया के बाहर स्टार्ट किया, और ये हो सकता है, ये आप भी कर सकते हैं। अभी ये बात आपने बोला कि हमें इंडिया में आप कौन सी जगह आपको पसंद आई है अभी तक? इंडिया में मैं ज़्यादातर कैंपिंग और हिचेकिंग करके नॉर्थ ईस्ट पार्ट घुमा हूँ, जो कि अपने 7 सिस्टर स्टेट हैं, वो सारे स्टेट में घुमा हूँ हिचेकिंग और कैंपिंग करके। तो इंडिया से चाइना बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, मतलब 100 साल आप समझ लीजिए, 100 साल आगे चल रहा है। कैंपिंग के बारे में बताया, तो कैंपिंग का आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या आपको चैलेंज देखना पड़ता है कैंपिंग में? सेफ है इंडिया से बाहर कैंपिंग या नहीं सेफ है? इंडिया से बाहर कैंपिंग सेफ है, पर डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ पे कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको सेफ प्लेस वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं कैंपिंग करने के लिए। हाँ जी, तो आपके साथ कैंपिंग की बात आई चुकी, तो आपके साथ कजाकिस्तान में कुछ
स्कैम स्कैम हुआ था, आपके साथ कोई घटना घटी थी, उसके बारे में बताइए हमें। कैंपिंग करते हो तो अपना कैंपिंग का एक्सपीरियंस बताओ, आप कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपका, कोई बैड एक्सपीरियंस आपका कैंपिंग में? हाँ, मैं इतने सारे 16 देशों में लगभग मैंने कैंपिंग कर लिया है। तो मेरा जो सबसे बेड एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो कजाकिस्तान में था। मैं एक बार पार्क में वहाँ पे कैंपिंग किया था। तो वैसे तो आप लोगों को पता है ना, पार्क में पूरा पब्लिक प्लेस होता है, कोई भी वहाँ पे आ जा सकता है और कोई कैसा भी आ सकता है। तो मैंने रात में कैंपिंग किया, रात में तो पूरा सही था। मैं जब सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास वहाँ पे एक आदमी और एक औरत साथ में आए। पहले तो हाय हेलो किए, उसके बाद चले गए। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल हो गए, क्योंकि जब कैंपिंग कहीं पे भी करो तो लोग ऐसे हाय हेलो करने के लिए आते हैं। फिर हाय हेलो करके वो चले गए। फिर 5 मिनट बाद दोबारा रिटर्न है और सीधा कैंप का मेरा जिप खोले, दरवाजा खोले और सीधा एंटर हो गए और बोलने लगे कि मुझे मनी मनी, पैसा पैसा दो, क्योंकि उनको इंग्लिश उतना अच्छे से आ नहीं रही थी। तो ऐसे इशारे से बोले थे। तो मैंने बताया कि मैं आपको पैसे वगैरह नहीं दे सकता हूँ। फिर वो लोग मतलब जबरदस्ती मेरे कैंप के अंदर घुसने लगे। फिर मैं कैंप से बाहर निकला, उनको धक्का मार के थोड़ा कैंप से मैं बाहर निकला और मैंने उनको समझाने की कोशिश किया। फिर वो नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है, मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़ा उनको समझाया पर वो समझे नहीं। फिर उनकी नज़र मेरे फ़ोन में पड़ी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है मेरे जेब के अंदर में था। तो वो लोग टेलीफोन टेलीफोन ऐसे, उसकी औरत बोली टेलीफोन टेलीफोन। तो उसका आदमी जो है मेरा फ़ोन फ़ोन मतलब छीनने चालू कर दिया, मेरे जेब में हाथ डालने के लिए कर दिया। तो सुबह 6-7 बजे का टाइम था, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप बाहर में ट्रेवल करो तो अपना पासपोर्ट सुरक्षित रखो। मेरा पासपोर्ट कैंप के अंदर में था। मैं कैंप के अंदर में गया, अपना पासपोर्ट उठाया, अपना कैमरा उठाया, अपना फ़ोन उठाया, जो मेरा मेन सामान है मैं वो उठाया। और पार्क बिल्कुल रोड के साइड में था। तो उधर से उन दोनों लोग को ढकेल के मैं रोड के साइड में भागने की कोशिश किया। फिर उधर में एक आदमी आया था जिसको इंग्लिश अच्छे से आ रही थी। तो उनको मैंने सारी चीज़ें समझाया कि वहाँ पे 2 बंदे हैं जो कि मेरा पैसा और मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको अच्छे से इंग्लिश आ रही थी और बहुत हेल्पफुल था वो। तो वो गया मेरे साथ वहाँ पे, उन दोनों लोगों को समझाया, उनको बोला कि अभी ये पुलिस वगैरह बुलाएगा। तब उन्होंने मुझे दे दिया मेरा फ़ोन, वो लोग चले गए। फिर मैंने अपना सारा सामान वगैरह समेट के, फिर यही मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था कजाकिस्तान में। वो भी मतलब कि हर देश में आपको पता ही होगा कि हर देश में 1% लोग गलत होते हैं। तो वैसे वो लोग दारू पी के आए थे। तो वही मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस था। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप इंडिया से बाहर इतना ट्रैवल करते हो, जी। इतना बिजी रहते हो, आप सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? जैसे कोई वीज़ा हो गया, फ्लाइट टिकट्स हो गई, अपना टूर प्लान कैसे करते हो आप? हाँ, मैं तो मतलब कि ज़्यादातर मैं बाय रोड ही ट्रैवल करता हूँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो मैं ज़्यादा फ्लाइट वगैरह तो बुक नहीं करता हूँ। पर हाँ, वीज़ा का आपने अच्छा पूछा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए मैं क्या करता हूँ। जैसे वीज़ा 3 ही प्रकार के होते हैं, या तो ई वीज़ा होता है, या तो स्टिकर वीज़ा होता है, या फिर आपके लिए वीज़ा फ्री होता है, या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको बॉर्डर या एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं। ई वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन से। और अगर मुझे स्टिकर वीज़ा लेना होता है, जैसे मैं थाईलैंड में हूँ, मुझे थाईलैंड से लाओस जाना है या थाईलैंड से कंबोडिया जाना है। तो मैं हर देश में लगभग सारी देशों की एम्बेसी होती है। तो मैं उस देश के एम्बेसी में जाके उनसे बोलता हूँ कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसे ऐसे बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे इस कंट्री का वीज़ा चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है वो डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ पे ले जाके और वहाँ से मैं स्टिकर वीज़ा ले लेता हूँ। तो आप इंडिया से बाहर खाना पीना कैसे मैनेज करते हो? वेजिटेरियन फूड, लाइक उसके बाद नहाना होता है बाहर, हाँ, फ़ोन हाँ। की चार्जिंग वगैरह कैसे हाँ, तो करते हो ये आप? मतलब कि मैं ज़्यादातर कैंपिंग जो है जैसे जिस भी कंट्री में जाता हूँ, अगर वहाँ की मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिस्ट है तो मैं टेम्पलों में जाता हूँ। अगर मुस्लिम है तो मैं वहाँ पे मस्जिद में चला जाता हूँ। तो मस्जिद वगैरह में ऐसे भी आप मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको लेटरिन, बाथरूम, नहाने की सुविधा, सोने की सुविधा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं मोबाइल वगैरह ऐसे ही चार्ज करता हूँ। और या अगर जैसे मैं किसी पार्क में कैंपिंग कर रहा हूँ, पार्क में कोई सुविधाएं नहीं है, तो अपना मैं मोबाइल वगैरह चार्ज जाके होटलों में कर लेता हूँ। जहाँ पे मैं खाना खाया उधर मैं आधे 1 घंटे बैठा, उधर में मेरा तब तक मोबाइल फुल हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेवल स्टार्ट करता हूँ। चलो, आपने अपना बैड एक्सपीरियंस तो बताया, आपका कजाकिस्तान का था, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस कंट्री का है? सबसे अच्छा अभी जो मैं जिस कंट्री में हूँ, मुझे अभी तक सबसे अच्छा कंट्री वियतनाम लगा है। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं और यहाँ पे जो कि आपको बहुत सारे टेंपल देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी टेंपल में जाओगे, आप आराम से वहाँ पे सो सकते हो और खाना पीने का भी यहाँ पे मुझे सही लगता है। अभी जो बात आई थी आपके मस्जिद में रुक जाते हो, हाँ, हाँ। ठीक है, मस्जिद में आप रुक तो जाते हो पर आपका रिलीजन जो है हिंदू है, हाँ, हाँ। तो आप
ये क्वेश्चन करते हैं। मैं किसी भी मस्जिद में जाता हूँ तो वो लोग पूछते जरूर हैं, क्योंकि जैसे आप मस्जिद में जाओगे वहाँ पे 5 टाइम का नमाज होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग मतलब कि पूछता ऐसा है रिलीजन का है। पर मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो लोग मान जाते हैं। पर कहीं कहीं पे होता है मेरे साथ, बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है। ऐसे अभी एक देश में मैं गया था, वहाँ पे उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे भी ऐसे उन्होंने मुझे मना कर दिया था। और मतलब पहले बोले आप सो सकते हो, फिर रात में 2 बजे उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो है हिंदू हो तो आपको मस्जिद में मैं सोने के लिए जगह नहीं दूंगा। तो वो बैड एक्सपीरियंस है। पर मैं उस टाइम पे फिर मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ, वहाँ से फिर मैं निकल जाता हूँ। कोई दूसरा जगह पार्क हो गया, पेट्रोल गैस स्टेशन हो गया, उधर में जाके मैं सो सकता हूँ। हाँ, कभी कभार वही एक आधा बैड हाँ एक्सपीरियंस हाँ, ये होता रहता है। जैसे आप इस टाइप से ट्रेवल हाँ। करोगे किसी मंदिर बाकी में आपको गए हो। मस्जिदों में जगह मिल जाती है हाँ, कभी कभार। मैं शहर में मस्जिदों में भी सोया हूँ, चर्च में भी सोया हूँ, मंदिर में भी सोया हूँ। मतलब जिस भी कंट्री जाता हूँ मैं लगभग सारे रिलीजन के धार्मिक स्थल पे मैं विजिट करता हूँ, और वहाँ पे जाता हूँ, सोता हूँ, सब कुछ। और आपने जो रसिया का ट्रिप किया था, हाँ हाँ तो वो इतनी कड़ाके की ठंडी में बर्फ में आप कैसे ट्रेवल किए? हाँ, रसिया में बहुत सारे चर्च हैं। वहाँ पे ऐसे चर्च में इतनी आसानी से अलाउ भी नहीं करते कैंपिंग करने के लिए। पर रसिया में इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वहाँ पे आप आसानी से जो है वहाँ पे कैंपिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक यूज किया, सोशल मीडिया का मैंने सहारा लिया। वहाँ पे एक एप्लीकेशन चलता है काउचसर्फिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। ये एक फेसबुक टाइप का एक एप्लीकेशन है, जिसमें 2 लोगों का अकाउंट होता है। जिस भी मैं सिटी जा रहा हूँ उधर में सर्च करके उनको फ्रेंड बना के, एज अ फ्रेंड बना के मैं उनके घर में स्टे कर लेता हूँ। तो मैं जहाँ पे मतलब कि रसिया में बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं उस एप्लीकेशन का सहारा लिया और लोगों को फ्रेंड बना बना के उनके घरों में रहा, सोया। तो ट्रैवल के लिए आप जैसे रसिया में आपने ठंडी के लिए रहने के लिए तो ऑडियंस को बता, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए मैं हिचेकिंग करता हूँ। हिचेकिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप रोड पे जाइए, आप वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, कार वगैरह चल रही हैं, उनको लिफ्ट लेने की कोशिश करिए हाथ दिखा के, या कुछ बोर्ड बना के कोशिश करिए कि मैं इस सिटी से दूसरे सिटी जा रहा हूँ। उसमें लिफ्ट प्लीज भी लिख सकते हैं, फ्री राइड भी लिख सकते हैं, प्लीज हेल्प भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो वहाँ की जो भी लोकल पब्लिक है, जो भी कार ट्रक वगैरह चला रहे हैं, वो आपको रोकेंगे, बैठाएंगे, उनको समझाइए कि मैं ये सिटी से वो सिटी जाना चाहता हूँ, तो वो आपको ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपकी मंगोलिया से रसिया की जो सीरीज देख रहा था, हम्म। तो वहां में बर्फ थी आपकी घोड़ा तक। हाँ, उधर पूरे में बर्फ बहुत थी। बहुत बहुत बर्फ थी। बहुत ठंडा होता है उधर में, वो माइनस बर्फ में बर्फ टेम्परेचर। में आप तो, हमारा जो टेम्परेचर है इंडिया का हाँ, वो वो तो तो 35 38 है। हाँ। आप -30 में उधर से, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? हाँ, वो आपको अगर जैसे आप ठंडे कंट्री में जा रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके जाएं, गर्म कपड़े लेकर जाएं, अपना पूरा ऊपर से नीचे पैक रहें। तो उस हिसाब से आपको कपड़े लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के आप रोडों पे जब खड़े होगे तो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे लगेगा कि आपका खून जम रहा, हाथ का, नाक का, पूरे फेस का। मैंने खुद ये जो है एक्सपीरियंस किया हुआ, ये फील किया हुआ है। विदाउट ग्लव्स मैंने एक बार ही चेकिंग करने की कोशिश की रोड पे मंगोल मार्केट में, और ग्लव्स खरीदा, उसके बाद फिर लिफ्ट लेने की कोशिश की। तो अगर आप ठंडे जगह पे जा रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, मैंने आपकी एक सीरीज और देखी उससे पहले की चाइना। तो अब चाइना में आप थे, हाँ तो उधर ना तो गूगल चल रहा है, हाँ ना कोई अपने एप्लीकेशन चल रही है। मैं भी चाइना गया तो वो गूगल जाना था उस तरह पे, बता था उस तरह पे। गूगल मैप वहाँ पे प्रॉपर नहीं काम करता है चाइना के अंदर में, अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं। पर उनके वहाँ पे लोकल ऐप है, उन लोकल लोगों से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मैप चलता है, कौन सा होटल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप है। तो उन लोकल लोगों से आप पूछ सकते हैं, तो वो लोग आपको बता देंगे। वैसे मैंने गूगल मैप ही पूरा यूज किया था वहाँ पे चाइना के अंदर में, पर मतलब वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, पर हो जाएगा। पर ही चेकिंग जो है चाइना में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि चाइना का आप लोग जानते होंगे तो रूल्स उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे आप सब जगह सड़कों पे गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, जहाँ पे स्टॉपेट है वहीं पे रोक सकते हैं। आपको चाइना में पुलिस ने पकड़ लिया था? हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया था मुझे। हाँ। तो उधर में मैं ऐसे लिफ्ट ले रहा था, क्योंकि चाइना का ऐसा रूल है, गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसा रूल बनाई हुई है कि अगर आप रोड पे वहाँ पे खड़े होते हो, चाइना में कहते हैं ना कि चाइना की जनसंख्या से ज्यादा वहाँ पे कैमरे हैं। तो हर जगह सड़क पे आपको कैमरे देखने मिलेंगे, कोने कोने में। तो मैं कहीं पे भी चाइना में लिफ्ट लेता था तो अचानक से पुलिस तुरंत आ जाती थी, मुझसे पूछती थी क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं लीगल तरीके घूम रहा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं उनको अच्छे से समझाता था कि मैं ऐसे लिफ्ट लेके ऐसे पैदल या ट्रेवल कर रहा हूँ। जब उनको अच्छे से समझा देता था तो वो बोलते थे कि आप यहाँ पे खड़े होकर लिफ्ट नहीं ले सकते हो,
जहाँ पे गाड़ी स्टॉप होती है, जहाँ पे पार्किंग साइड है, गैस स्टेशन साइड है, वहाँ पे आप जाके लोगों से रिक्वेस्ट करो, अगर वो आप लोगों को लिफ्ट देते हैं तो आप दूसरे सिटी जा सकते एक हो। बार आपको पुलिस चाइना में पकड़ के भी लेके गई थी। हाँ, पुलिस मतलब पकड़ के ले गई थी अपने, जो भी उनका स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन होता है, बस सिर्फ पूछताछ करते हैं वो लोग। अगर आप सही हो, आप लीगल हो, तो आपको मतलब वो पुलिस कुछ कर नहीं सकती, बस आपकी हेल्प ही करने की कोशिश करेगी। बस सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, आधे एक घंटे बैठाए थे, सवाल जवाब किए, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आपका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बताएं कुछ। हाँ, इंडिया का- इमिग्रेशन, क्योंकि अपना इंडियन पासपोर्ट है, आप जानते ही हैं, हर कंट्री में हमको छोटे छोटे से कंट्री में दिक्कत आती है। पर मेरे यहाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है, जैसे जो टूरिस्ट जाते हैं उनके पास माइनस पॉइंट ये रहता है कि वो एज ए सिर्फ टूरिस्ट जा रहे हैं। मेरा प्लस पॉइंट ये होता है क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपकी कंट्री को जाऊँगा, प्रमोट करूँगा, आपकी सिटी एक्सप्लोर करूँगा, विलेज एक्सप्लोर करूँगा। तो वो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उनको अपना मैं चैनल वगैरह दिखा देता हूँ अच्छे से, तो वो लोग जान जाते हैं कि ये जेन्युइन बंदा है। क्योंकि अभी इंडिया में सीन ऐसा है, इंडिया की जनसंख्या इतना ज़्यादा है, इंडिया में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि लोग बाहर देशों में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि मैं भी वैसा हो सकता हूँ। पर जब उनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ तो वो लोग मान जाते हैं कि हाँ, ये जेन्युइन बंदा है, ये ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहा है। आपका कोई बैड एक्सपीरियंस अब तक इमिग्रेशन का? इमिग्रेशन का मतलब बैड एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, अब बैड एक्सपीरियंस है, सबसे बैड एक्सपीरियंस मेरे पास है कंबोडिया का है। कंबोडिया का बॉर्डर बहुत करप्टेड है, उधर में आपको पैसे मांगेंगे, आपको मतलब कि एंट्री देने के लिए वहाँ पे घूस मांगते हैं। अभी तक का जो मैं 16 देशों में देखा हूँ, सबसे ज़्यादा करप्टेड बॉर्डर मुझे कंबोडिया का लगा है। उधर में आपको बिना मतलब कि घूस दिए आपको एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि मैं यूट्यूबर था, मैंने उनको अच्छे से बता दिया था कि मैं यूट्यूबर वगैरह हूँ, तो उन्होंने मुझे एंट्री दिया, पर लगभग जो है 5 घंटे बॉर्डर पे बैठाए थे, तब उन्होंने एंट्री दिया। बाकी अगर मैं बोलूँ कि हार्ड इमिग्रेशन, तो मेरे लिए हार्ड इमिग्रेशन अभी तक का सिर्फ जो 2 कंट्री का सबसे ज़्यादा था, कंबोडिया को छोड़ के, वो तो बैड एक्सपीरियंस में आ गया, चाइना का और रसिया का। रसिया का ऐसा सीन था, रसिया का इमिग्रेशन का मैं आपको बताता हूँ। मतलब मुझे पूरा A to Z पूरा चेक किया गया, ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरा पूरा बैग, मेरा यहाँ तक का पूरा फ़ोन, पूरा मेरा ऑल डाटा, जो EMI नंबर होता है उससे मैं कहाँ कहाँ के मैंने फ़ोन यूज किया है, किससे किससे मेरा कांटेक्ट है। क्योंकि थोड़ा से उन लोगों का भी रसिया यूक्रेन का चल रहा है ना, तो इसलिए पूरा अच्छे से, मतलब बहुत 2 घंटे तक उन्होंने भी मेरा सवाल जवाब किया। और चाइना का एक्सपीरियंस आपका? हाँ, चाइना का भी थोड़ा सा मुझे हार्ड इमिग्रेशन लगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे मतलब कि अगर सिर्फ आप पासपोर्ट लेकर जाओगे, तो मेरे साथ जो हुआ था, अगर सिर्फ मैं शायद पासपोर्ट लेके जाता, शायद वो एंट्री डिनाई कर देते। वो उन्होंने मुझसे अपना लोकल आईडी मांगा, इंडिया का जो आधार कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उन्होंने वो आईडी मुझसे मांगा था, और थोड़ा से मतलब कि मुझसे सवाल जवाब किए, आपके माता का नाम क्या है, आपका DOB क्या है, आपका घर का एड्रेस क्या है, बिना देखे हुए। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड था कि उन्होंने जो है, वैसे इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट चाहिए, पर उन्होंने लोकल आईडी भी देखा था मुझसे। वो लोकल आईडी जो मैंने देखने का कारण है, वो अपनी चाइना और इंडिया और चाइना की जो सिक्किम राज्य है, हाँ, तो उधर वो अरुणाचल प्रदेश और उसका जो बॉर्डर है, हाँ, शायद इसलिए। सिक्किम राज्य से उनका पासपोर्ट कोई दिल्ली से अप्लाई कर देते तो वो एड्रेस चेंज हो जाता, वो सिक्किम से रहता। सिक्किम वालों का चाइना कभी स्टैम्प नहीं मारता है पासपोर्ट पे। मतलब चाइना का इमिग्रेशन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, चाइना और रसिया का, जो अभी तक मैंने जो कंट्री घूमा हुआ है। चाइना जो अपने नेशनल आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बॉर्डर पे मांगने का कारण ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना अपना इच्छा मान रही है, तो उसके लिए लोग, वो चाइना जब आईडी देखेगी, अगर उसे एड्रेस पे अपना जैसे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का एड्रेस नहीं है, तो ही वो अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प मारेगी, वरना वो खाली पेज पे स्टैम्प मारेगी और उसके बाद अपने को एंट्री देगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना अपना इच्छा वो जो तिब्बत बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये नहीं पता था। तो चलिए ठीक है। कभी भी बॉर्डर पे जाओ तो अपनी आईडी पास में रखनी चाहिए। हाँ, या इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अब कभी भी आप अगर इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो सिर्फ पासपोर्ट के भरोसे मत करिए, आप अपना लोकल आईडी जो आधार कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जरूर उसको कैरी करें। कहीं कहीं बॉर्डर पे आपसे वो मांग सकते हैं, तो मैं तो वैसे लेकर ट्रेवल करता हूँ, पर आप लोगों के लिए भी ये अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो जैसे आप रसिया की बात करें, रसिया में देखो ना तो अपना कोई कार्ड
पेमेंट के लिए, करेंसी के लिए ना कार्ड चलता है, तो आप डॉलर कितने कैरी करते हो, क्योंकि कैंपिंग करना पड़ता है हाँ, आपको तो। मैं डॉलर बिल्कुल भी कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कैंपिंग करता हूँ, चेकिंग मुझे कहीं पे भी सोना रहता है। अगर मैं ज़्यादा पैसे लेकर ट्रेवल करूँगा तो वो मेरे लिए सेफ नहीं है और कहीं गिर सकता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी डॉलर लेकर कैरी नहीं करता हूँ। मैं अपना इंडियन एटीएम कार्ड लेकर कैरी करता हूँ, जाके हर देशों में जाता हूँ, मनी विड्रॉ कर लेता हूँ। पर आपने सही पूछा कि चाइना और रसिया के अंदर में अपना इंडियन एटीएम कार्ड नहीं काम करता, तो हमें वहाँ पे पैसा कैसे ले जाना होगा, कैसे क्या करना होगा। तो मैं ये पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ जिस भी कंट्री जा रहा हूँ कि वहाँ पे अपना इंडियन एटीएम कार्ड काम करेगा नहीं। तो उस हिसाब से जैसे मैं चाइना गया था, तो मैं लाओस से जो है चाइना की करेंसी लेकर गया था। मैं लाओस की करेंसी जो है निकाल के मनी विड्रॉ करके एटीएम से, उसके बाद वहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी शॉपें होती हैं, उधर में मैं चाइना में युआन चलता है, तो चाइना युआन लेकर मैं गया था, जिससे मैं पूरा चाइना ट्रेवल किया था। बाकी चाइना में जैसे अपने आप फोन पे गूगल पे चलता है, उनका एप्लीकेशन चलता है, आप अपना इंडियन कार्ड ऐड करके उधर में आप पेमेंट कर सकते हो। और रसिया में भी मैंने ऐसे किया था, मंगोलिया से मैं मंगोलियन करेंसी निकाल के रसियन करेंसी में एक्सचेंज करा के फिर मैं पूरा रसिया घूमा था। यूनियन पे चलता है उनका। वहाँ वीजा नहीं चलता, हाँ। इंडियन पे चलता है। हाँ बात राइट है। तो अभी आपको चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में, तो चाइना का जो आपको कल्चर हाँ। और इंडिया के कल्चर में कितना डिफरेंट है, और सिटी, मॉडर्न सिटी के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए मेरा ऑडियंस। इंडिया और चाइना बिल्कुल डिफरेंट है। डेवलपमेंट में भी देखेंगे तो इंडिया से चाइना बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, मतलब 100 साल आप समझ लीजिए, 100 साल आगे चल रहा है। और कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है, खाना पीना से लेकर रहना सहना, मतलब सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। तो खाना जैसे हम इंडिया में ज़्यादातर शाकाहारी खाना खाते हैं, और उन लोगों का तो नाश्ता मांसाहारी से होता है। सुबह मांसाहारी से लेकर दोपहर का नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ वो मांसाहारी से करते हैं। और ऐसा चाइना में कहा जाता, मैंने देखा भी है कि इंसान को छोड़ के एवरीथिंग खा जाते हैं। सांप हो गया, मेढक हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाइना में नहीं खाते हैं। वो सांप की लाइन भी पीते हैं। सारी चीजें वो मतलब कि खून के निकाल के उसको जमा के बर्फ जैसा उसको क्या बर्फी जैसा बना के खून भी खा जाते हैं। वो तो यहाँ वियतनाम में भी है, है। मतलब ये इधर के जितने भी कंट्री, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, जो भी थोड़ा से चाइनीज टाइप का कल्चर है, वहाँ पे ये सारी चीजें खाते हैं। आम बात होगी। हाँ, और डेवलपमेंट में तो चाइना बहुत ज्यादा आगे, आप जाके देखोगे उनके रूल्स, उनके सड़क, और हर छोटी छोटी उनकी जो छोटी सी टाउन होता है ना, वो जाओगे वहाँ पे आप देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो किसी देश का कैपिटल सिटी हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और हर जगह आपको एक्सप्रेस वे देखने मिलेगा, हर जगह बुलेट ट्रेन देखने मिलेगा, और रोज हर जगह सफाई देखने मिलेगी आपको। कोई भी कचरा रोड पे नहीं फेंकता, कोई भी थूकेगा नहीं, स्मोकिंग करके कोई भी इधर उधर, सब वहाँ पे जगह जगह आपको डस्टबिन देखने मिलेगा, डस्टबिन में लोग कूड़ा डालते हैं। और हर जगह चाइना में मैंने एक चीज ये देखा था, हर छोटे छोटे टाउन में हर आधे 1 किलोमीटर पे आपको पब्लिक टॉयलेट मिलेगा, बिल्कुल फ्री। आप इसीलिए वहाँ पे आपको चाइना में इतने ज़्यादा सुरक्षित देखने को मिलेगा, स्वच्छता देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि ऐसे इधर उधर लोग कहीं पे कुछ भी थूकते नहीं है, टॉयलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हर जगह पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे अगर कोई रेड क्रॉस भी करता है तो तुरंत उस कैमरे के, हाँ, हर जगह मैंने जैसे बताया ना कि चाइना के जनसंख्या से ज्यादा वहाँ पे कैमरे हुए हैं, तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई भी रूल्स तोड़ के गाड़ी इधर से उधर भागता है या पैदल चलता है रोडों पे, जहाँ पे भाई वॉकिंग बना हुआ है, वॉकिंग स्ट्रीट बना है, उधर से वॉक करेंगे हम लोग, तो वहाँ का रूल्स सब लोग फॉलो भी करते हैं। और मैं भी गया, मैं भी साथ में फॉलो किया। तो चाइना बिल्कुल अलग है। चाइना के लोग कैसे हैं? चाइना के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब कि आप अगर उनसे कुछ भी हेल्प मांगोगे तो वो आपके लिए जी जान लगा देंगे। जी, अगर आपको कोई एड्रेस पूछते हो, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोग मुझे उस एड्रेस पे ले जाते हैं, वहाँ पे आप छोड़ के आएंगे अपने कार में, अपने बाइक पे, या पैदल जाना है तो आपको दिखा के आएंगे कि ये वो जगह है। इतने ज्यादा हेल्पफुल है हम भी, क्योंकि हम भी 2 दिन बाद चाइना जाने वाले हैं। हाँ, तो चाइना हम भी में चाइना का एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा है। चाइना अमेजिंग अमेजिंग, अगर एक शब्द में बोले तो अमेजिंग। एक बार जरूर चाइना जरूर ट्रेवल करना। चाइना जरूर, मुझे तो लगता है मतलब कि पूरे जीवन में एक बार इंसान को चाइना जरूर जाना चाहिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हो चाइना से। हम तो सिर्फ 2 दिन बाद जाने वाले हैं, परसों हम चाइना जा रहे हैं। चाइना देखिएगा, अभी हम वियतनाम में हैं, यहाँ से सीधा चाइना जाएंगे। चाइना देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो मुद्दे की बात है वो है, आपको अभी तक कितनी लड़कियों ने आपको प्रपोज किया और आपने अभी तक कितनी शादी की?
इन कंट्रियों में सच बताऊं तो इधर कंट्रियों में जो यहाँ की लड़कियां हैं वो खासकर इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इंडियन के लड़कों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जैसे कि रसिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपीन, इधर की लड़कियां ना इंडियंस को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। पर आपको उसी तरीके प्रोफेशनल बना रहना पड़ेगा। और ऐसे मतलब गाँव वगैरह में जाओगे तो लड़कियाँ आपको शादी के लिए भी ऑफर करती हैं। तो किसी भी गांव में, वियतनाम के बहुत सारे गांव, फिलीपीन के, थाईलैंड के गांव में गया तो वहाँ पे लड़के बोलती हैं आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो इंडियन तो, देख के लव हाँ, करते हैं। इंडियन देख के वो मतलब इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका एक इंडोनेशिया में आप सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए थे बीच में। हाँ, वो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ था। एक लड़की थी, मैं एक गांव के अंदर में गया था, वो बडुई ट्राइब्स की एक लड़की थी। तो मैंने उसको प्रपोज किया था। तो एक्चुअली में उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो वो मुझे समझ नहीं पाई, तो वो अपने भाषा में गंगरती बोली। गंगरती मतलब उनके लोकल भाषा में नो होता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या चीज़ वो बोले। तो एक्चुअली में मैंने उसको प्रपोज किया तो वो गंगरती बोली। तो वहाँ पे इंडोनेशिया में वो वीडियो वायरल हो गई। तो वहाँ के जो है न्यूज वाले उसको देखे तो वो ऐसा न्यूज वहाँ पे हेडलाइन बना रहे हैं कि एक इंडियन आया था इंडिया से इंडोनेशिया 5000 किलोमीटर फ्लाई करके या चल के, जैसे भी आया प्रेम था। के लिए। हाँ, प्रेम के एक लड़की को यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया था। वो लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं मतलब कि हर ऐसे गांव में, हर कंट्री में ऐसे जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, उनका देखता हूँ कि भारत के प्रति उनका क्या है, क्या प्यार है, कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बस वो लड़की समझ नहीं पाई थी और बस इसीलिए वो लोग हेडलाइन बना रहे हैं कि वहाँ पे इंडियन लड़का गया, उसको ऑन द स्पॉट जो है रिजेक्ट कर दी वहाँ की लड़की ने। नहीं, आपको तो दिन जैसे आपसे अपना चाइना में जो शादी पार्क है, हाँ, वहां पे भी आप गए थे शायद। चाइना में उधर में, हाँ, उधर में जो है लड़कियों का मतलब शादी करने के लिए एक बाजार टाइप में लगता है। हाँ। उधर में लड़कियां रहती हैं, उनका पूरा डिटेल लिखा रहता है। हाँ। आप उनसे बातचीत करके आप चाहो तो मतलब अगर वो राजी हैं, तुम राजी हो, तो उधर में वो शादी के लिए बाजार लगता है, एक तरीके बोल सकते हैं आप लड़कियों का। आपने शायद वीडियो नहीं डाली रहेगी पर आपने मेरे को भेजी थी वीडियो। हाँ, तो कि आपको कोई प्रपोज कर रही है, आपके गले में हाथ डाल लगा के आपको बोल रही है, उसके मदर फादर भी आपको वो बोल रहे थे कि ऐसे मतलब बोलते हैं कहीं भी कंट्री में जाओगे। अभी मैं वियतनाम के अभी 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक गांव में गया था तो वहाँ पे उनके माता पिता कह रहे थे कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, जो है मुझे आप दामाद बन जाओ। तो ऐसा बहुत सारे कंट्री में होता रहता है। आपको कभी ख्याल नहीं आता कि शादी कर लो? हाँ, क्योंकि हम भारतीय हैं। सुमित भाई, एक सभी का सवाल और मेरे मन में भी एक सवाल है, आपके ऑडियंस के भी, आपके भी काफी कमेंट मैंने देखे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, आप यूट्यूब वगैरह से कितनी अर्निंग हर पर महीने कर रहे हो? मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो है एग्जैक्ट अर्निंग कितना होता है। पर एक्चुअली में ना ऐसा यूट्यूब और फेसबुक का गाइडलाइंस है कि हम खुल के नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि हम कितना पेमेंट कमाते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा से घुमा फिरा के बताना पड़ता है। पर ये अर्निंग जो है हर महीने सेम नहीं होती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। किसी महीने में कम व्यूज आए तो कम पैसा, किसी महीने में ज़्यादा व्यूज आए तो ज़्यादा पैसा। तो ये चलता रहता है। पर अभी जो मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे मेरा जो यूट्यूब है, जो मेरा फेसबुक है, उससे मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं महीने में 2 आईफोन ले सकता हूँ। एक महीने में 2 आईफोन ले सकता हूँ। पर ये अर्निंग हमेशा सेम नहीं रहती है। जब मेरा स्टार्टिंग था तो मैं बहुत कम पैसा कमाता था, जो कि मैं एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन ले सकता था या 2 ले सकता था। तो ये अभी जैसे जैसे चैनल बड़ा हो रहा है उस हिसाब से अर्निंग धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। तो ये है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊं, पर ये गाइडलाइंस मुझे खुद रोकती है इसके लिए। तो अपने 2 आईफोन का कैलकुलेटर मार लो और कमेंट में बता दो कितना हाँ, आप होता 2 है। आईफोन का भाई कैलकुलेट कर लो कितने का मिलता वो है। भी कौन सा है, प्रो सीरीज करनी है, मैक्स सीरीज करनी है, वो भी बता दो। आप प्रो कर लीजिए। आप प्रो मैक्स की इतना तो अर्निंग भाई कमाते हैं, मैंने देखे हैं इनके यूट्यूब अभी। यूट्यूब फेसबुक सबसे ज्यादा अर्निंग का यूट्यूब पे हो रही है कि फेसबुक पे हो रही है? अभी मेरा जो है सबसे ज्यादा अर्निंग फेसबुक से हो रहा है और सेकंड नंबर पे मेरा यूट्यूब है। और हो सकेगा फ्यूचर में तो मैं इंस्टाग्राम से भी कमाऊंगा। आपके जो यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब देखे हैं, तो अभी आपका 1 लाख सब्सक्राइबर अभी आपके कंप्लीट हुए 2 दिन पहले हुआ है। और जो आपका फेसबुक पे सब्सक्राइबर है वो कितना है? फेसबुक पे मेरे 7 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर अभी हुए हैं और 2 लाख लगभग जो है मेरे इंस्टाग्राम पे होने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक हमारा इम्पोर्टेंट सवाल और भी है, आप
जितनी भी कंट्री में जाते हो उसमें आपका कितना खर्चा लग रहा है, कितना हाँ, खर्चा कर जैसे रहे हो? अलग अलग कंट्री का अलग अलग खर्चा होता है, कौन सी कंट्री कितनी एक्सपेंसिव है, कौन सी कंट्री चीप है। हाँ जी। पर वैसे नॉर्मल जो मेरा खर्चा होता है वो तो वीजा जो भी होता है वीजा लेता हूँ। उसके बाद में हिचेकिंग कैंपिंग करता हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री हो जाता है, हाँ जी। एकोमोडेशन फ्री हो जाता है क्योंकि मैं कैंपिंग करके सो लेता हूँ और एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए मैं लिफ्ट लेके चला जाता हूँ। तो मेरा बहुत कम खर्चा आता है। मेरा जो खर्चा आता है वो सिर्फ खाने का आता है, तो मुझे खाना खरीदना रहता है। अब मान लीजिए मैं दिन में बहुत खाना खाता हूँ तो 500 रुपए का अपने इंडिया खा लेता हूँ इन सब कंट्रियों में। भी यूरोपियन कंट्री में गया नहीं हूँ, उधर मुझे पता है थोड़ा महंगाई ज्यादा होगी, पर अपने एशिया में अगर आप घूम रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अगर लोकल दुकान पे खाओगे, लोकल होटल पे, तो 500 में आप सुबह शाम का खाना खा सकते हो। तो यही है मेरा एवरीडे का 500 रुपए 600 रुपए बजट होता है बाकी खाने का। ट्रांसपोर्ट में तो आप हिचैकिंग कर लेते हो। हाँ, ट्रांसपोर्ट में मैं ही चेकिंग कर लेता हूँ और सोने के लिए कैंपिंग कर लेता हूँ। आप ट्रक वगैरह जिनसे भी ले रहे हो तो आपके साथ आपको डर नहीं लगता है? हाँ, लोगों का मतलब मन में ये रहता है कि आप विदेश में घूम रहे हो, अनजान आदमी का आप सड़क पे खड़े हो, किससे लिफ्ट ले रहे हो, वो आदमी कैसा हो सकता है, चोर हो सकता है, किडनैपर हो सकता है, मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। मुझे भी पता है ये मेरे साथ हो सकता है, पर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं है ये चेकिंग में। क्योंकि मतलब मैं जिस तरीके बताऊंगा अगर आप उस तरीके लिफ्ट लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई चोर या कोई किडनैपर या कुछ बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। क्योंकि जब आप लिफ्ट लो तो कभी भी ऐसे हाथ दिखा के लिफ्ट ना लो, क्योंकि तब उन लोगों को लगेगा कि ये नॉर्मल इंसान है या नॉर्मल टूरिस्ट है। मैं हमेशा एक बैनर बनाता हूँ, बोर्ड बनाता हूँ, तो उससे उनको ये लगता है कि ये आम आदमी नहीं है, ये कुछ डिफरेंट चीजें कर रहा है, ये इसको मदद की जरूरत है, या फिर ये मतलब कुछ अलग उनके सोच में आता है। उनके लोकल लैंग्वेज में। हाँ, फिर उनके लोकल लैंग्वेज में मैं बोर्ड बना लेता हूँ। और उसके बाद जब भी मैं किसी से लिफ्ट लेता हूँ तो मैं अपना कैमरा हमेशा ऑन रखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उनके साथ में वीडियो बनाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। आजकल के ज़माने में यूट्यूब लगभग पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। मैं बताता हूँ कि मैं ट्रेवलर हूँ, यूट्यूबर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं लिफ्ट लेके घूम रहा हूँ। मतलब उनको 10 मिनट में अपने बारे में बताता हूँ सब कुछ। तो अगर उसके दिमाग में कुछ भी होता है कि इसको लूट लिया जाए, इसको किडनैप कर लिया जाए, तो जब मैं वो सारी चीजें बता देता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे काम वगैरह करता हूँ। आप उनका माइंड पहले से रीड कर लेते हाँ, हो? उनका माइंड में रीड करके अगर उनका माइंड कुछ भी दिमाग में कुछ है तो मैं इतनी सारी चीजें अपने बारे में उनको मैं बता देता हूँ कि अगर उनके मन में कुछ भी है तो उनका माइंड चेंज हो जाता है बिल्कुल। एक चेकिंग वगैरह काम कर ये आसान चीज नहीं है। हाँ, इसके लिए और बहुत ये extra भी होना मतलब चाहिए। कई चीजें ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं कोई गाड़ी रोका तो मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, उसके थोड़े क्लोज में बातचीत उससे करता हूँ। अगर उसके मुंह से दारू की बदबू आ रही है और ड्रिंक किया हुआ है तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। मैं उसको कुछ ना कुछ बहाना बता के बोल देता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ बता देता हूँ। तो ये सारी चीजें चेकिंग में मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसको देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसको थोड़ा से रीड करो। वो सब जब आप करोगे, वो चीजें डेली करोगे तो वो आपको पता चल जाती है। तो बाकी जो चीजें मैंने बताया अगर इस तरीके कोई भी करता है तो वो उसके लिए सेफ्टी पूरी रहेगी। आपने 16 कंट्री मल्टीपल टाइम की है कोई कंट्री, तो अभी तक आपने कितना बजट खर्च लिया, टोटल अर्निंग कितनी हुई वो भी हमें बता दीजिए। टोटल अर्निंग तो ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कितना हुआ है, पर हाँ ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक मेरे इंटरनेशनल में ट्रिप जो भी मैंने अभी तक 16 कंट्री घूमी है वो मेरा अप्रॉक्स कितना बजट आ चुका है। जो कि मेरा पिछला ट्रिप जब मैं इंडिया टू रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक गया था तो उधर में मेरा लगभग जो है, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि मेरा लगभग 1.5 लाख का बजट आया था उस ट्रिप में। 1.5 लाख। और इस ट्रिप में लगभग जो है, जो कि मैंने अभी 4 कंट्री कही है, बाकी कुछ कंट्री मैंने दोबारा गया हूँ। तो इस ट्रिप में भी लगभग मेरे 60-70 हजार रुपए अभी तक के खर्चा हो चुके हैं। तो मोटा माने तो अभी तक मैंने इंटरनेशनल में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा किए, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए में मैं 16 देश घूम चुका हूँ। 2.5 लाख रुपए खर्चा करके आपने घर पे मकान भी बना लिया है। हाँ, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि मैंने अपना एक नया घर भी बना लिया है लखनऊ में, और ये पैसा मेरा यूट्यूब से ही आया है। तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि मैंने अभी तक का कितना पैसा कमाया है, जो कि 600 स्क्वायर फीट में अपना एक फ्लोर अभी घर बन चुका है। एक गांव से निकल के विदेश तक की यात्रा में आपकी जो सफलता हासिल की है, उसमें आपके फैमिली के पीछे आपका क्या रोल है? हाँ, ये मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट की, खासकर जो है मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं
ऐसे नहीं, मैं पहले इंडिया में बहुत घूमा हूँ, अकेले इंडिया में 2-3 साल मैंने घूमा है। उनको मैंने अच्छे से विश्वास दिलाया कि मैं अकेला घूम सकता हूँ। पहले ऐसे इंटरनेशनल, क्योंकि जो मम्मी होती हैं वो उनको थोड़ा सा तो दुख होता है हाँ, कि मेरा उनको- बेटा अलग अलग ऐसे जा रहा हो, खासकर हिचहाइकिंग कैंपिंग करके उनके अंदर में थोड़ा सा तो डर होता ही है। तो मैं इंडिया में खूब घूमा, उनको विश्वास दिलाया कि हाँ मैं समझदार हूँ, मैं घूम सकता हूँ। फिर इंडिया के बाहर निकला, इंडिया के बाहर कुछ दिन घूमा। अभी उनको इतना ज्यादा विश्वास हो गया है कि अगर मैं 10 दिन भी ना बात करूं उनसे तो उनको विश्वास है कि ये जैसे अपने माँ, जो अपनी माँ रहती, माँ को तो हमेशा दिल में रहता है कि बच्चे ने खाना खाया, बच्चे से एक दिन भी बात नहीं होती तो भी दिल में रहता है। आपने, आपके पास तो सब मैनेज कैसे कर रहे हो आप? ये कहीं कॉलिंग, जैसे चाइना में थे तो वो माँ आपका एंड्रॉइड मोबाइल शायद गाँव में नहीं यूज करते हैं। मेरे भाई के पास है अभी, तो मेरे मम्मी के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है। तो अभी वैसे तो मतलब इंटरनेशनल कॉल अगर आप करना चाहोगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। पर अभी अच्छी बात यह है इस समय कि आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उससे आप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल अपने घर में बात कर सकते हो। आपको बस वाईफाई की ज़रूरत होती, नहीं तो हर कंट्री में मैं तो वहाँ का लोकल सिम खरीद लेता हूँ, जो कि मेरे पास इंटरनेट हमेशा अवेलेबल रहता है। तो मैं किसी भी समय अपने घर में बात कर सकता हूँ मम्मी। अपना थोड़ा बचपन के बारे में भी मुझे जानना है। आपने जो बचपन से लेके आपका जो फैमिली है, आपने अभी तो आपने मकान बना लिया, हाँ। सबको यूट्यूब से मेरे को मालूम है, आप मध्य छोटी फैमिली से लेके आप अभी बड़ी फैमिली तक। हाँ, मैं मतलब बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पहले तो मैं गांव में रहता था। एक्चुअली में मेरा गांव जो है अयोध्या जिले में पड़ता है, और अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ लखनऊ में। 2015 से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। तो बस यही है कि मैं धीरे धीरे जॉब करता रहा। अपने जॉब से मैं जो भी अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया हूँ, ये मैंने अपने खुद के पैसे से किया है। मेरे मतलब मम्मी कोई भी मुझे पैसा नहीं दिया है। तो मैं खुद जॉब किया और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके इंडिया घूमा खुद के पैसे से। फिर इंडिया में मेरा जब चैनल मोनेटाइज हो गया, जब इंडिया, क्योंकि 2 साल मैंने यूट्यूब पे मेहनत किया, एक भी पैसा मेरा नहीं आया था 2 साल तक। यूट्यूब से एक भी पैसा, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करता रहा, घूमता रहा। फिर 2 साल बाद जब इंडिया में मेरे थोड़े से पैसे आने चालू हुए, चैनल मोनेटाइज हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने अपना इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट किया। मैंने लगभग 1 साल का पैसा मैंने सेव किया इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ा से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। 1 साल जॉब करके मैंने 1 साल की अपनी सारी सैलरी सेविंग की। कितनी सैलरी की पहली फर्स्ट टाइम आप कितना पैसा लेके बाहर गए थे? फर्स्ट टाइम मैं निकला था अपने इंडिया के 50,000 रुपए लेकर निकला हुआ था। तो अभी फिर उसके बाद पर अच्छी बात ये थी